नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो एलडीसी एग्ज़ाम 11 अगस्त 2024 को आयोजित हुई थी उसके विज्ञान और जो गणित के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। इसके पीछे के जो वीडियो हैं उनके अंदर अपन ने जीके से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल एनालिसिस की थी। तो इस जो अपने मैथ है और अन्य जो क्वेश्चन हैं उनको यदि आपको पहले सोल्व करना चाहते हो तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर शीट दी गई है, तो चाहो तो आप उसको देख सकते हो। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, उस कथन की पहचान करें जो कि दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिक वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। यानी सही नहीं, उसके लिए गलत कौन सा है। तो उपयुक्त क्षमता के उत्तर लेंस का उपयोग कर दोष को ठीक किया जा सकता है। तो ये तो दूरदृष्टि दोष के लिए सही है। प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो दूरदृष्टि दोष है उसके अंदर प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना के आगे बनती हैं, यानी पर्दे से आगे बनती हैं। व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, ये सही है। नेत्र के निकटतम बिंदु, सामान्यतः निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाते हैं, तो ये भी सही है। अनुत्तरित प्रश्न, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यह आंसर आ गया 2। अब दोस्तों, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं कि 2 तरह के दोष होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, एक तो हो गया निकट दृष्टि दोष, और एक हो गया दूर दृष्टि दोष। इसको तो निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, इसको दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो इसके अंदर अपन को आँख की साइज अपन बनाएंगे। तो जैसे मान लो ये अपनी आँख का अंदर का गोलक है और ये तो पर्दा आ गया, पर्दा, और ये आँख आ गई, ठीक है, ये अपना आँख का लेंस आ गया। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा कि जो भी किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी, वो अपने दृश्य लेंस से गुजरने के बाद में ये अपना रेटिना है, तो रेटिना से आगे यहाँ पर फोकस बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया, तो इसलिए तो अपन इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये अपना दूसरा है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि ये अपने आँख का गोलक है और इस आँख के गोलक के अंदर ये अपने आँख का लेंस आ गया, और जब ये प्रकाश की किरणें हैं ये आ गई, ये प्रकाश की किरणें आ गई, और ये अपना रेटिना आ गया, तो जो प्रकाश का प्रतिबिंब है वो ये रेटिना से आगे यानी पर्दे से आगे ये बनता है, तो इसको अपन दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो दूरदृष्टि दोष है उसके अंदर दूर की वस्तुएं हैं वो तो अपन को साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं तो अपन को क्या दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी, लेकिन नज़दीक की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती हैं, और ये 25 सेंटीमीटर से दूर की जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखने लग जाती हैं। और ये जो दूरदृष्टि दोष है, इस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं अपन, आँख से पहले एक उत्तल लेंस को लगा देते हैं, तो ये हो गया उत्तल लेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो अपनी आँख का गोलक हो गया, ये लेंस आ गया, ये प्रकाश की किरणें आ गई, तो ये प्रकाश की किरणें अब दूर न जा करके इससे गुजरने के बाद में ये रेटिना के ऊपर अपना फोकस बना देंगी। तो इसके लिए अपन क्या काम लेंगे, उत्तल लेंस का काम दूरदृष्टि दोष के लिए ले लेंगे। निकट दृष्टि दोष है उसके अंदर क्या होगा कि ये अपना आँख का गोलक आ गया और ये लेंस आ गया, तो ये प्रकाश की किरणें आई दूर, इसके अंदर ये आ गई, तो यहाँ पर अपन अवतल लेंस का काम में लेंगे। तो ये अवतल लेंस का काम में लेने के बाद में इस तरह से होने के बाद में ये रेटिना के ऊपर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये निकट दृष्टि दोष। तो नाम से ठीक उल्टा, निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीकी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष के अंदर अपन दूर करने के लिए उत्तल लेंस को काम में लेते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, अवतल लेंस है इसको काम में लेते हैं।
दूरदृष्टि दोष के अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे या दूर बनता है, और निकट दृष्टि दोष के अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले या पर्दे के सामने बनता है। ये दूरदृष्टि दोष है। ये दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है? ये 40 प्लस की जो उम्र होती है ना उसके कारण होता है। एज रिलेटेड ये और दोष आ गया, और ये इसके अंदर कई जो पर्यावरणीय और आनुवंशिक कार्य हैं इसके कारण ये दोष होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 आ गया, क्योंकि प्रकाश की किरणें रेटिना के सम्मुख कोण से में बनती हैं, ये तो निकट दृष्टि दोष के अंदर बनती हैं, तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थान पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता कहलाती है। तो नेत्र की जो मांसपेशियां है ना, उनके अंदर जो नेत्र का लेंस है उसको मतलब एडजस्ट करने की एक क्षमता होती है, और उसको अपन बोलते हैं संमंजन क्षमता। क्या बोलते हैं इसको? संमंजन क्षमता। इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब, लघु सर्किटिंग यानी शॉर्ट सर्किटिंग है वो कब होता है? जब अपन जो फेस का तार है वो न्यूट्रल तार से मिल जाता है। तो कई उपकरण एक ही सॉकेट से जुड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं। लाइव तार, न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 2 उपकरण के न्यूट्रल तार गलती से एक दूसरे से जुड़ गए हों, ये भी नहीं आएगा। परिपथ में धारा का प्रवाह अचानक कम हो जाता है, इसकी बजाय क्या होगा कि जब लाइव और न्यूट्रल तार जुड़ेंगे तो परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा और सर्किट जल भी जाता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला गणित का क्वेश्चन है, एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है। सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? तो पाई का मान 22/7 इसके अंदर दिया गया है। तो ये देखो सर, एक ठोस सिलेंडर के आधार की, तो ये अपना एक ठोस सिलेंडर है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, तो ये तो इसकी एच ऊंचाई और ये त्रिज्या आ गई, तो ये इनका अनुपात 2:3, तो ये मान लो आप 2x है, तो ये कितनी हो गई? 3x ऊंचाई। तो इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो सिलेंडर है, तो दोस्तों अपन इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसकी एक भुजा है या त्रिज्या x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन कि जो सिलेंडर है उसका आयतन कितना होता है? πr²h। तो ये हो गया πr²h बराबर 1600 और 17 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान कितना करना है अपन को? 22/7 इंटू आर कितनी है? ये 2x, तो ये 2x इंटू 2x और इंटू एच कितनी है? 3x बराबर 1617 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपना 7 है, तो इसको 7 से काट दो आप, या इसको अपन यूं कर सकते हैं, या x की पावर क्यूब बराबर 1617 इंटू 7 बटावा 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा जी, आगे इसको अपन काटेंगे 2 इंटू 2 और इंटू 3 और कर दो आप, तो इसको 3 से काट दो, तो 3 एकम 3 और ये आ गया 3 पंजे 15, एक बच गया 11, तो 3 तियाँ 9, 2 7 और 3 नाम 27, 539 से तो ये 3 कट गया। अब अपन इसको निकालते हैं 11 से, 11 दूनी 22, इसको काट के देखो, 11 चौके 44, 6 और 7 8 9, तो ये भी कट गया। 11 चौके 44, 6 तो 7 8, 11 9 99 और 11 दूनी 22, ठीक है। और या फिर अपन को इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 49 है ना, तो इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 और 2 2 2,
ये कितना हो गया 2 यह हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर अपन इसको x बराबर 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे कहता है कि सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिलेंडर का सतही क्षेत्रफल है, तो दो भुजाएं तो ये आ गई इसकी, और एक ये वाली आ गई, तो ये तो है पाई आर स्क्वायर, तो 2 आ गई, तो 2 से गुना कर दो इसको। तो सिलेंडर का जो क्षेत्रफल है उसको अपन कर देंगे पाई आर स्क्वायर, इसको गुना कर दो 2 से, और प्लस 2 पाई आर और h। अब इसको कॉमन ले लो आप, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें तो बच गया r और इसमें बच गया h। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया इसके अंदर 7/, तो r का मान 2x है, x का मान आया था 7/3, तो r बराबर 7/2 इंटू 2 जा 7 सेंटीमीटर। तो यह आ गया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 प्लस ये कितनी है 3x, तो 3x गुना 7/2, 7/2 इंटू 3, तो 7 21, 21/2 आ गया ये, 21/2 आ गया ये। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, तो इस 7 से तो ये 7 काट दो, तो यह आ गया 2 इंटू 22, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया 2, तो 7 दूनी 14 प्लस 21 ये आ गया, इस 2 से ये 2 काट दो, और बराबर हो गया 14 और 21 कितना हो गया 35 इंटू 22। अब इसको आप गुणा कर दो, 22 पंजे 110, बिंदु हासिल की 22, और 22 66, 22 पंजे 110, तो ये हासिल की 11 जाएगी, और 22 66, 66 और 10 कितना होगा दोस्तों 66 76 177, तो ये 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब अपन इसमें देख लेते हैं कि 770 है क्या इसमें आंसर, तो ये 2 नंबर आ गया, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक 384 सेंटीमीटर स्क्वायर के सतह वाले बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक का सतही क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बड़ा घन है उसका आयतन निकाल लेंगे, और फिर छोटे घन का आयतन निकाल लेंगे। बड़े वाले घन के आयतन में छोटे घन का आयतन का भाग दे देंगे, तो घनों की संख्या आ जाएगी। घन का आयतन निकालने के लिए अपन को घन की भुजा की जरूरत है। तो सबसे पहले बड़ा घन, तो घन का जो आयतन है उसका सूत्र होता है भुजा छः गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब 6 6 6 36, 2 4 6 चौके 24, ये कट गया, तो भुजा बराबर 64 आ गया। तो इसको अपन 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, या बड़े जो घन है उसकी भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर दोस्तों। इसी तरह जो छोटा घन है उसके लिए क्या करेंगे, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको काट दो आप, 6 कम 6, 3 6 6 6 36, तो 16 आ गया। या फिर इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो छोटा जो घन है उसकी भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब घनों की संख्या यहाँ पर करो, छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटावा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा,
तो ये आ गया अपना 8 इंटू 8 इंटू 8, छोटे वाले का 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बराबर 8 घन बन जाएंगे इसके। कितने घन बन जाएंगे दोस्तों? 8 घन हैं वो बन जाएंगे। तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा। तो ये 15वां क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो को देखते रहो और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स अवश्य करें। यूँ ही अपन धीरे धीरे जो एलडीसी की एग्ज़ाम का पूरा क्वेश्चन पेपर है उसकी डिटेल एनालिसिस है वो आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।